तो यूनिट 2 चैप्टर फर्स्ट है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। इसमें सबसे पहले तो पाइथन के बारे में ही बताया गया है कि पाइथन इज ए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोसम इन 1991। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गाइडो वैन रोसम ने जो है डेवलप किया था इसको 1991 में। ये इजी टू लर्न है, याद करने में आसान है, वेरी पावरफुल लैंग्वेज है। इस समय जो है अगर टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दें तो उसमें पाइथन का नाम है। ठीक है ना। तो पाइथन वाज नेम्ड आफ्टर द फेमस कॉमेडी शो नेम मॉन्टी कार्लोस मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्विस सर्कस। तो ये कह रहे हैं पाइथन नाम उसको क्यों दिया गया। तो इसके जो गाइडो वैन रोसम थे जो है उसको देखने गए थे, कोई मॉन्टी का फ्लाइंग सर्कस आता है, पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम से कॉमेडी शो है ये। तो वहीं से उन्होंने इसका नाम लैंग्वेज का पाइथन रख लिया। और कोई खास इसका वो नहीं है, मतलब कि पाइथन ही क्यों रखा गया, केवल सिर्फ इसका नहीं कारण है। अब बहुत सारे एडवांटेज आते हैं पाइथन के। एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला तो यही है कि इजी टू यूज है। तो पाइथन इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज। इट इज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, यानी कि जो आसानी से प्रोग्रामर जिसको कर सके ऐसी लैंग्वेज है। करने में भी आसान है, कॉम्पैक्ट है बहुत। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इट इज मोर कैपेबल टू एक्सप्रेसिंग द पर्पज ऑफ कोड। यानी कि जो कोड का जो पर्पज है, यानी कि जो कोडिंग हम करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो पर्पज होता है कोड का, वो ज्यादा एक्सप्रेस अच्छी तरह से कर सकती है। ठीक है। आसान शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ये आसान शब्दों में कर सकती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिखाया है कि एक सी लैंग्वेज में ये स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज का है और ये पाइथन में स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज का है। तो देखो इसको करने में इन्होंने 4 लाइनें खर्च हुई यहाँ पर, एक तरह से देखा जाए तो। और यहाँ केवल 2 लाइन में काम हो गया। यहाँ पूरा लॉजिक लगाना पड़ा उसका। जैसे a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c है। तो इन्होंने 3 वेरिएबल लिए, a b c। a और b की वैल्यू रखी, फिर c में a की वैल्यू डाली, फिर a में b की वैल्यू डाली और b में c की वैल्यू डाली। तो इस तरह से ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। जब हम इनको डिस्प्ले करा के देखेंगे तो दोबारा में a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 आएगा। स्वैप वैल्यू का मतलब ये होता है। अब यही पाइथन में करना था तो बहुत आसान है। उन्होंने a कॉमा b बराबर 2 कॉमा 3 दे दिया सीधे सीधे। और यहाँ पर a कॉमा b में b कॉमा a डाल दिया, यानी a में b की वैल्यू आ जाएगी, b में a की वैल्यू आ जाएगी। तो ज्यादा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ये। ठीक है। इसके बाद आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो मैं ट्रांसलेटर हमने पहले भी पढ़ाए थे, तो 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो असेंबलर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को सोर्स लैंग्वेज में बदलता था। कंपाइलर क्या करता था, कंपाइलर इंटरप्रेटर भी यही काम करते थे कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को सोर्स लैंग्वेज में बदलते थे, यानी मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हो, उसमें बदलते थे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या होता था, कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता था, यानी कि पूरा एक प्रोग्राम एक बार में वो कंपाइल कर देता था। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन करता है। तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन जो यूज करता है वो इंटरप्रेटर यूज करता है। ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दैट मींस इट एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, फिर दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन करता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, इट्स कंप्लीटनेस। वी डू नॉट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। All types of functionality is available through various modules of Python standard library। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की किसी भी लाइब्रेरी को जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी हमको फंक्शनैलिटी चाहिए वो हमें मॉड्यूल्स के थ्रू मिल जाती है, जो कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। पाइथन की अपनी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसको तुम आगे जाके पढ़ोगे। 11th में भी थोड़ा बहुत इसका है, 12th में ज्यादा है इसका।
तो वहां बताया जाएगा कि बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उनके सभी फंक्शंस भी बताए जाएंगे, बहुत सारे कैसे यूज करना है ये भी बताया जाएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी पहले से ही मॉड्यूल्स के थ्रू हमें जिस टाइप का फंक्शन चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है हमारे पास, उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। हमें अलग से कोई चीज इंस्टॉल करने की या डाउनलोड करने की किसी भी एडिशनल लाइब्रेरी को जरूरत नहीं, यानी कि पूरी तरह अपने आप में ही कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि मान लो तुमने ये किसी विंडोज पे बनाया प्रोग्राम पाइथन का, और विंडोज पे बनाने के बाद तुम इसको लाइनक्स पे भी चला सकते हो, यूनिक्स पे भी चला सकते हो, यहाँ तक कि स्मार्टफोन पर भी चला सकते हो। ठीक है ना, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। जरूरी नहीं है कि आपने विंडो पर चलाया है तो ये केवल विंडो पर चलेगी, यानी आपका बनाया हुआ प्रोग्राम किसी पर भी चल सकता है, यूनिक्स पर भी चल सकता है, लाइनक्स पर भी चल सकता है, या स्मार्टफोन पर भी चल सकता है, या और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चल सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। 6 पॉइंट है इसका, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो इसका मतलब ये कि पाइथन फ्रीली अवेलेबल है, इंटरनेट से डाउनलोड करो सीधे सीधे, वो सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल होता है, उसका पूरा सोर्स कोड तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है, जहां चाहो जैसे चाहो उसको यूज करो, इंटरनेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं सीधे सीधे। अब अगला आता है वैरायटी ऑफ यूजेज ऑब्लिक एप्लीकेशन, यानी कहाँ कहाँ पर ये यूज किया जाता है या इसके एप्लीकेशन एरियाज कौन से हैं। तो पाइथन इज यूज्ड इन मैनी फील्ड, जो कि कुछ दिखाए गए हैं, सम ऑफ विच आर। पहला है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है जो हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वो स्क्रिप्टिंग कहलाता है, तो प्रोग्रामिंग में तो जरूरत है ही है इसकी। दूसरा वेब एप्लीकेशन, यानी कि इसके थ्रू हम कोई भी अपनी वेबसाइट वगैरह हम डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा गेम डेवलपमेंट, यानी कि हम कोई गेम वगैरह भी इसमें डेवलप कर सकते हैं इस लैंग्वेज में। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि हम किसी भी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, यानी कि अगर ये समझ लो तुम कि अगर बहुत सारे कहीं लगे हों कंप्यूटर एक साथ नेटवर्किंग में, तो उसमें एक तो सिस्टम एडमिन कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है सिस्टम, और बाद बाकी सब उसके नोड होते हैं, जैसे सर्वर कहते हैं ना, एक सर्वर होता है मेन कंप्यूटर, और बाद बाकी नोड होते हैं। तो इस तरीके से हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं इसको, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि एक सिस्टम जो है मास्टर सिस्टम बन जाए और बाद बाकी सब उसके क्लाइंट बन जाए। तीसरा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रोग्राम में एरर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है टू फाइंड आउट द एरर। तो रैपिड प्रोटोटाइप कर सकते हैं हम, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं किसी भी हम प्रोग्राम में, आसानी से हम एरर्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। अगला है जीयूआई प्रोग्राम। हम उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें माउस वगैरह चलते हैं, कीबोर्ड चलते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम हम बना सकते हैं। जब गेम बना सकते हैं तो वो जीयूआई प्रोग्राम से कहलाएंगे। वेब एप्लीकेशन कर सकते हो तुम, गेम बना सकते हो, तो वो सब जीयूआई प्रोग्राम थे। तो सातवां है डेटा बेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम कोई अपना डेटाबेस एप्लीकेशन भी इसमें तैयार कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस बहुत सारे हैं, एसक्यूएल होता है, एक एमएस एक्सेस होता है, और बहुत सारे डेटाबेस हैं। तो इसी तरह का हम चाहें तो अपना छोटा मोटा डेटाबेस एप्लीकेशन भी हम तैयार कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल चल रहा है वो यूट्यूब है। जो यूट्यूब बनी हुई है वो पाइथन लैंग्वेज में ही बनी हुई है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन है। डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन क्या होते हैं, वैसे इसको डिसएडवांटेज कहना तो गलत होगा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के कोई डिसएडवांटेज होते ही नहीं है। इसको हम ये कह सकते हैं कि वीकनेस कह सकते हैं, वीकनेस ऑफ पाइथन। का वीकनेस क्या है, थोड़ी कमजोरी उसकी क्या है। तो पहली कमजोरी उसकी ये है कि नॉट फास्टर लैंग्वेज। ठीक है ना, नॉट फास्टर लैंग्वेज का मतलब क्या है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है इसलिए थोड़ी सी वो स्लोअर है। जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है
वो फास्टर होती हैं। फास्टर क्यों होती है? क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि किसी भी प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल्ड कर देती है वो। ठीक है ना? एक बार में कंपाइल कर देती है। अगर किसी प्रोग्राम में तुम्हारी 1000 लाइन लिखी हो और 1000 लाइन को तुमने प्रोग्राम को रन कर दिया, रन करने के बाद कंपाइलर क्या करेगा कि एक बार में 1000 लाइनें कंपाइल कर देगा। ठीक है? उनमें जो भी एरर होगी वो एक बार में दिखा देगा सब। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर करता है वो लाइन बाई लाइन। ठीक है ना? तो लाइन बाई लाइन चलाता है, ये लाइन बाई लाइन चलाता है, तो 1000 लाइन को चलाने के लिए 1000 बार उसको स्टॉप होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये कह सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज थोड़ी सी स्लोअर है देन द कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं है, लेकिन ये केवल वन टाइम की दिक्कत है। लेकिन जब प्रोग्राम एक बार कंपाइल्ड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कंपाइल्ड लैंग्वेज हो चाहे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो, सेम वर्क करती है। लेकिन पहली बार जब वो कंपाइल्ड लैंग्वेज चलती है तो वो थोड़ी सी फास्टर चलती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से। बस इतना ही, थोड़ा सा इसमें अंतर है। दूसरा आता है लेसर लाइब्रेरी देन सी, जावा एंड पर्ल। कुछ इस समय जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पर्ल है, इनमें लाइब्रेरी ज्यादा है। ठीक है ना? पाइथन में थोड़ी सी कम है। यानी कि पाइथन में सी, जावा और पर्ल से लाइब्रेरी थोड़ी सी कम है, लेकिन अपने काम करने के लिए इसके पास पर्याप्त लाइब्रेरीज है। ठीक है ना? तीसरी बात है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। क्या हुआ? कोई समस्या? हाँ। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया x बराबर 25, तो इसको कहा जाएगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू को कंटेन करता है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू x में आती है। अब उन्होंने दोबारा में फिर x को डिक्लेयर कर दिया कि x बराबर कंप्यूटर दे दिया। अब क्या हुआ कि x में जो है कंप्यूटर आ गया, यानी कि करेक्टर वैल्यू आ गई है उसमें। तीसरी बार में उन्होंने फिर x बराबर 36.5 दे दिया। अब इस बार क्या हुआ कि उसी x की वैल्यू जो है फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है ना? जबकि लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस में जो होल वैल्यू होती है उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है, जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है। हम उनमें एक दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर एक्स को हमने इंटीजर टाइप का मान रखा है तो वो केवल होल वैल्यू ही लेगा। अगर हमने उसको करेक्टर टाइप का मान रखा है तो केवल वो करेक्टर वैल्यू ही लेगा। अगर हमने उसको फ्रैक्शनल टाइप का मान रखा है, किसी अदर लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू लेगा। लेकिन यहाँ पर टाइप मिसमैच इश्यू आता है। यानी एक्स की वैल्यू अभी 25 थी, इंटीजर थी, अब उसने एक्स की वैल्यू कंप्यूटर कर दी। अब फिर उसने दोबारा से एक्स की वैल्यू 36.5 कर दी। तुम जितनी बार चाहो उसकी एक्स की वैल्यू को बार बार बदल सकते हो, किसी भी डेटा टाइप में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा इसके बारे में। ठीक है ना? पाइथन कोई कंप्लेंट नहीं करती। यानी कि टाइप बाइंडिंग पे ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जो इसका चौथा पॉइंट है, कि नॉट इजीली कन्वर्टेबल। जैसे किसी और लैंग्वेज में डेटा टाइप वगैरह सब कुछ डिफाइन होता है, तो उनको किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। यानी किसी, हमने एक लैंग्वेज का प्रोग्राम बना लिया, मतलब सी का बना लिया, हम चाहते हैं कि इसको हम जावा में बनाना चाहते हैं, तो हमने प्रोग्राम अपना सी का देख लिया, फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हम जावा में बनाते हैं। लेकिन इसमें ये टाइप बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें। यानी कि डेटा का टाइप ही स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें, डेटा का टाइप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना थोड़ा सा इजीली नहीं है। ठीक है ना? वो इजीली नहीं, ये इसलिए नहीं है कि लैक ऑफ सिंटैक्स, इसमें जो सिंटैक्स थोड़े से कम है, जो कि अदर लैंग्वेज में ज्यादा होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मैंने अभी तो बताया था कि
इसमें एक्स की वैल्यू 3 बार बदल रही है, तीनों बार अलग तरह का डेटा टाइप है। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं हो सकता। एक्स अगर एक बार डिक्लेयर होगा तो वो एक ही टाइप का वेरिएबल होगा, दूसरे टाइप का नहीं हो सकता वो। अगर उसमें इंटीजर है तो वो इंटीजर वैल्यू लेगा, फिर उसमें करेक्टर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू तुम डाल नहीं सकते। ठीक है ना? इसीलिए इसको कहते हैं नॉट इजीली कन्वर्टेबल, इजीली कन्वर्टेबल नहीं है ये, लैक ऑफ सिंटैक्स की वजह से इससे। अगला इसका ये एडवांटेज और वीकनेस तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अगला इसमें आता है वर्किंग इन पाइथन। तो पाइथन में हम वर्क कैसे करते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बहुत सारे हैं इसमें। एक तो सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तुम्हें जनरली बहुत आसानी से मिल जाएगा। तुम पाइथन सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से डाल दो, वहां से उसको पाइथन को डाउनलोड कर लो। तो पाइथन शायद 3.2 चल रहा है इस समय, वो जो है डाउनलोड हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात। दूसरा होता है एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पावरफुल देन द सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हम एडिशनल लाइब्रेरीज की बात कर रहे थे ऊपर के, एडिशनल लाइब्रेरी इसकी आवश्यकता ही नहीं होती इसमें। लेकिन एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी एडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है ना, यानी सी पाइथन से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम मैक्सिमम काम सी पाइथन में कर सकते हैं। एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये ऑनलाइन वर्क करती है, इंटरनेट पे चलती है केवल। ठीक है ना, थोड़ी स्लोअर है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज है इसको, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्लो भी काम करता है ये, लेकिन अच्छा है सी पाइथन से, अच्छा वर्क करता है एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। चाहो तो तुम एनाकोंडा भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी फ्रीली अवेलेबल है। एक ऐसी स्पाइडर आईडी आता है, ऐसे पीवाईटी चार्म आईडी, और इस तरह से बहुत सारे हैं। ठीक है ना, वैसे जो स्पाइडर आईडी है वो एनाकोंडा पाइथन के संग फ्री आता है। अगर तुम अलग से भी लेना चाहो तो उसको अलग से भी देख सकते हैं, स्पाइडर आईडी के नाम से आता है, उसको डाल सकते हैं। यानी कि जो अलग अलग लोग हैं वो जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तुम पाइथन डालना, सी पाइथन डालना चाहो अपने कंप्यूटर में सी पाइथन डाल लो, एनाकोंडा डालना चाहते हो एनाकोंडा डाल सकते हो, स्पाइडर डालना चाहते हो स्पाइडर डाल, कोई भी डाल सकते हैं, दोनों वर्क करेंगे। हम जो मेनली तुम्हें यहाँ पर जो वर्किंग बताएंगे वो सी पाइथन के हिसाब से अपनी बुक में दिया हुआ सब कुछ। तो इन सी पाइथन यू कैन वर्क इनटू टू डिफरेंट मोड्स। तो ये तुमने वैसे भी 10th में पढ़ के आए होंगे पाइथन को। तो इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मोड होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक तो इंटरेक्टिव मोड कहलाता है, जो पाइथन आइडियल कहलाता है। एक स्क्रिप्ट मोड कहलाता है। ठीक है, जो इंटरेक्टिव मोड होता है उसमें तुमने देखा होगा कि 3 ग्रेटर देन साइन बने हुए आते हैं। ठीक है, और जो ये मोड होता है वो टेस्टिंग ऑफ कोड के लिए होता है, यानी कि हम कोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें तुम अपना कोई भी कमांड टाइप करो 1 बाय 1, और उनका हाल क्या रिजल्ट तुमको दिखाते जाएगा। अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो भी दिखाया जाएगा। ठीक है ना, इसको पाइथन शेल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरेक्टिव मोड कहलाता है फॉर टेस्टिंग ऑफ कोड, यानी टेस्टिंग, जो कोड की टेस्टिंग होती है उसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इन स्क्रिप्ट मोड पाइथन इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन ए फाइल जनरली विद .py एक्सटेंशन एंड आर एग्जीक्यूट टुगेदर इन वन गो एज ए यूनिट। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि पाइथन की जो जितने भी इंस्ट्रक्शन है तुम एक बार में एक फाइल के अंदर लिख दो, और उसको .py एक्सटेंशन से हम सेव कर लेंगे। जैसे HTML की फाइल थी, हम कोई फाइल बनाते थे, कोडिंग लिखते थे, उसको .html से सेव करते थे। उसी तरह से ये पाइथन की है, हम कोई अपनी फाइल बनाएंगे, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और .py एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। फिर हम उनको जब चलाएंगे तो वो सब एक यूनिट की तरह से रन होगी। ठीक है ना, एक यूनिट की तरह से पूरी फाइल वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना, तो सेव्ड इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज पाइथन स्क्रिप्ट और पाइथन प्रोग्राम। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी थी, सेव की इसको, तो वो पाइथन स्क्रिप्ट कहलाएगा या पाइथन का प्रोग्राम कहलाएगा। एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है, इसमें दिया हुआ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्टेटमेंट रिटन बिटवीन द ब्रैकेट्स।
यानी कि प्रिंट का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर उसके बाद वो लगे हुए हैं दो पैरेंथेसिस, तो उसके अंदर डबल कोट्स में जो भी हम वैल्यू लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। और प्रिंट जैसे 2+3 लिखा तो ये 4 प्रिंट कर देगा। यानी डबल कोट्स के बिना कोई वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, और डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ उसका। तो ये पाइथन आइडल है, यानी कि जो हमारा पाइथन मैंने बताया था वो खुल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.7.3 ऊपर वर्जन दिया हुआ है, और ये देखा हो तुम्हें ग्रेटर देन साइन बनी हुई है। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव मोड है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2+3, तो ये तुरंत उसने दिखा दिया मुझे 5। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 5-6, तो यहाँ उसने -1 दिखा दिया मुझे। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 6 × 5, तो उसने 30 दिखा दिया। यहाँ कुछ भी लिखा मैंने, तो उसने इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, यानी कि 2 ये इस तरह लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि 2⁻³ बिल्कुल ठीक। अगर कहीं मैंने लिखा है इस तरह से 9, अब क्या दिखाएगा, ये रिमाइंडर का साइन लगा हुआ है। ठीक है ना, अगर 9 रिमाइंडर 2 करेंगे तो 2 का भाग 4 9 में जाएगा 4 बार, और रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर 9/2 करते तो 4.5 आता। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसा किया, तब क्या है, फ्लोर डिवीजन कहलाता है ये। इसमें जो है डबल स्लैश का मतलब होता है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो 9/2 का मतलब है कि यहाँ पर 4 दिखाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है, जैसे हमने तुम्हें बताया था प्रिंट स्टेटमेंट अभी दिखा रहे थे हम। ठीक है, प्रिंट में डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो, तो मैंने लिख दिया पाइथन, प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा a = 5, या प्रिंट करना चाहता हूं मैं a, तो अगर मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो ये a प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं तो a के बिना डबल कोट्स के लिखना पड़ेगा, तब वो प्रिंट होगा। ठीक है, मान लो लिख दिया मैंने प्रिंट a+10, अब प्रिंट क्या होगा, अब मैंने प्रिंट किया फिर से a, अब प्रिंट क्या होगा, 5 प्रिंट होगा, क्योंकि वेरिएबल में हमने केवल 10 जोड़े ही तो हैं, वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी बढ़ाई है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसको डबल कोट्स के बिना प्रिंट करना होता है, अगर हम ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं देखो। और अगर जो हम डबल कोट्स पर लिख देंगे वो एज इट इज हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ ए अब इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं वैल्यू एज इट इज प्रिंट होती है, जो हम डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं वो हमारी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है, अगर वेरिएबल है तो। नहीं है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो प्रिंट हमें कुछ लंबा दिखाना है, 2+3-9 × 8 मान लो ये कर दिया। ठीक है, तो इसमें बोर्डमास का नियम भी परफॉर्म चलता है। ठीक है ना, बोर्डमास के नियम के हिसाब से वर्क करेगी ये। जैसे 4 का जो पावर है 2, वो पहले डिवाइड होगा, पहले चलेगा, फिर उसके बाद इनटू परफॉर्म होगा, तब प्लस माइनस परफॉर्म होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये माइनस की वैल्यू ज्यादा हो रही थी वैसे भी मल्टीप्लाइड होकर के, तो इसलिए वो -121 आंसर इसका आता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम कोई वैल्यूज में परफॉर्म कर सकते हैं।
अब बताओ उसके अलावा कुछ कोई चीज में समझ में ना आई हो तो। यहाँ पर तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हो गया ये।